हाँ भाई, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर मॉडल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बोहर मॉडल के जो एस्पेक्ट थे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, वो सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, हाइजेनबर्ग कर लिया था, डी ब्रोगली कर लिया था। उसके बाद हमने क्या कर लिया था, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, उनसे स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले आया था आपका ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउज रूल का आपने नाम सुना होगा, ऑफ बाउज रूल। ये ऑफ बाउज रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं ना, वो इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल के फिल होते हैं। कि ऑर्बिटल्स आर की इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहां पर क्या है, ऑफ बाउ रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल in order of increasing energy in ground state। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है, ग्राउंड स्टेट का सिंपली मतलब मैंने आपको लास्ट ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बता रखा था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहीं पे है, एक्साइट होके हायर या लोअर में नहीं गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑफ बोस प्रिंसिपल। और इसमें आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, अपने पास ना दो तरह की चीजें होती है। ठीक है, दो तरह की चीजें क्या होती है, ये ध्यान दो। दो तरह की हमारे पास चीजें ये होती है। चलो मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, यहां ध्यान देना। आपको फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज, फर्स्ट है हमारा 1s बराबर, 1s से ज्यादा है 2s इक्वल टू 2p। पहले क्वेश्चन देख लो, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, मतलब एंड सो ऑन प्रोसेस चलेगा। या फिर 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 2p, 2p से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 3p, और 3p से बड़ा 4s, और 4s से बड़ा 3d, मतलब एंड सो ऑन चलेगा। इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? लगाओ दिमाग। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज क्या होगी, फर्स्ट या सेकंड? हाँ बोलो, सेकंड वाला करेक्ट कह रहे हो? हैं, गलत है। अब क्यों फर्स्ट वाला, इसका रीजन किसी को पता है? तो ये वाला रूल कहां लगता है? अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, होता क्या है, ऑफ बाउ रूल में जो आपको बताया है ना, वो अभी अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आधी इंफॉर्मेशन है। अभी मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 ओनली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इज इक्वल टू 1 ओनली। नेक्स्ट हमारा होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब, ग्रेटर देन 1 मतलब में 1 नहीं आता, क्या आएगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अपने पास दो टाइप के सिस्टम है। तो जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर होता है ना, उन सिस्टम के लिए जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एन वैल्यू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ और सिर्फ एन वैल्यू के। ठीक है, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 1 होते हैं, मतलब 2, 3, 4, वहां पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब तुम्हारे को n और l तो पता है या नहीं पता? तो अब यहां ध्यान दो, फॉर h एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 है, तो यहां पे जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सिर्फ n वैल्यू के। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इनकी बात करूं, तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1 है, अरे बोलो। और 2s के लिए n क्या है, n इक्वल टू 2,
2p के लिए n क्या है, n इक्वल टू 2। तो चेक करके देखना क्या 2s और 2p की एनर्जी बराबर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। क्यों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि दोनों के वैल्यू n पे ही डिपेंड करती है और n दोनों का सेम है। बोलो हमारे यहाँ किसको ज्यादा इज्जत देनी है, किसको कम इज्जत देनी है। घर में बताया जाता है ना कि बड़ों की ज्यादा इज्जत है। क्यों ज्यादा इज्जत है, कोई एक ढंग का कारण दो। अगर बड़ों की ज्यादा इज्जत है तो आपको बाहर को भी करनी चाहिए, लेकिन बाहर तो हम गाली बक देते हैं, समझ रहे हो। तो हाँ भाई, तो वी वर ऑन द टॉपिक एनर्जी एन वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जब यहाँ पे एन वैल्यू पे डिपेंड कर रही है तो एन बराबर है ना, तो तुम दोनों की एनर्जी बराबर है। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड नहीं है, ये हर उस सिस्टम के लिए वैलिड है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम अगर एक लूज कर दे तो वो बन गया हीलियम प्लस आयन, और वो जो हीलियम प्लस है वो अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, 1n पे। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू डिपेंड करती है n प्लस l पे। तो इस केस में अगर मैं 1s की बात करूं, 1s की बात करूं, तो यहाँ पे n प्लस l वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, n हो गया 1, l हो गया 0। अबे s के लिए तो l 0 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 1। और अगर 2s की बात करेंगे, 2p की बात करेंगे, तो 2s के लिए क्या वैल्यू आई, n वैल्यू आई 2 प्लस 0, कितनी आई 2। 2p की बात करेंगे, n कितना है 2 और प्लस 1 3। तो यहाँ पे 2s और 2p बराबर नहीं है। तो ले हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बताता हूं, अगर ये एनर्जी है, क्या है ये एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया सपोज 1s, तो यहाँ पे आ गया 2s 2p, अरे समझ रहे हो, यहाँ पे आ गया 3s 3p 3d। समझे या नहीं समझे, बोलो। तो कुल मिलाकर के ये आपकी वैल्यूज आपकी डिपेंड करेगी n प्लस l पे, ये करेगी n पे, इस बात को याद रखना। कहा, अरे ग्रेटर देन 1 किसमें, अबे ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं यही बात समझ। तो यहां पर ध्यान देना, आपको इतनी बात क्लियर है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, अगर हम कहें कि 5D नहीं 3D, ठीक है, और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3, d की वैल्यू l की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी आई 5। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ वैल्यू क्या है 1, यही 5। तो क्या मैं ये कहूं दोनों की एनर्जी बराबर है, नहीं। अब ये याद रखना, इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, तो जहां पे n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये वाली बात लिख लो, इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम then orbital having higher n value will have more energy। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया n प्लस एल ऑफ बाउ रूल के बारे में। और ऑफ बाउ रूल मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये वैलिड, हाँ ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे इसके लिए वैलिड है चाहे उसके लिए। समझ गए बात, जल्दी कर लो। वो नीचे का दिख नहीं रहा है, हल्का सा नीचे कर देते हैं बस। ओ भाई हाँ, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज के 2 एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पहला ये कहता है, यहां ध्यान देना, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये हीलियम है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s2। अरे बोलो
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, एक आया 1s1, एक आया 1s2। क्या आया? एक 1s1, एक आया 1s2। आपको दोनों के लिए ना वो चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं, एन भी निकालना है, एल भी निकालना है, एम एल भी निकालना है और एम एस भी निकालना है। एन 1 हो गया, एल 0 हो गया। अगर एल 0 है तो -0 से +0 मतलब 0 ही आएगा, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है तो +½ और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है तो एल 0, एम एल 0 और एम एस -½ इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चेक करके देखना क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में थे, सेम ऑर्बिटल में थे। तो सेम ऑर्बिटल में होने के बावजूद भी क्या चारों क्वांटम नंबर सेम है? क्या फर्क है? अरे जैसे कोई दो बच्चे एक माँ बाप के हैं फिर भी सारी चीजें सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्यों नहीं सेम है? पता नहीं, क्योंकि नहीं होती। तो यहां पर ध्यान देना, सेम ऑर्बिटल में रहने के बावजूद भी सारे क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन के सेम, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होने चाहिए। अब ये मत कहियो कि हीलियम का 1s1 और हाइड्रोजन का 1s1 हो, इनके तो सेम आ रहे हैं, अलग अलग उसके हैं। अलग अलग की बात नहीं कर रहे, अलग अलग वालों में तो शायद सेम मिल ही जाएंगे, समझ गए? अरे कोई दो अलग अलग माँ बाप के बच्चे मिल सकते हैं जिनके सारे गुण सेम मिल रहे हो, 36 के 36, आओ भाई ब्याह करा दो इनका। हम बात कर रहे हैं अपने विद इन सेम माँ बाप की, सेम एटम की बात कर रहे हैं। तो पाउलीज एक्सक्लूजन का फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर तुमने इसमें इन एन एटम मिस कर दिया तो तुम कहोगे अच्छा मैंने तो बस इन एन एटम ही मिस किया था, पूरा काटने की क्या जरूरत थी? तो भाई सेंस बदल गई ना, समझ गए? तो वही है, लिखो फर्स्ट इसका क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can have same set of all 4 quantum numbers। ठीक है भैया? No two electron in an atom can have same set of all 4 quantum number। जो सेट है चारों क्वांटम नंबर्स का वो सेम इन एन एटम, एक एटम की बात कर रहे हैं, दूसरे एटम में तो हो ही सकता है। अरे इस एटम में 1s2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो दूसरे में भी हो सकता है, तो उनके सेम मिल जाए तो मत कहना कि ओहो पाउलिस हो गया गलत, आई फाउंड न्यू थिंग टुडे। ठीक है, पाउली को जा रहा हूं चैलेंज करने। सेकंड प्रिंसिपल इसका, सेकंड प्रिंसिपल ये है, इन्होंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों का ऑपोजिट स्पिन होगा। तो ये बात भी रूल बना के बोलने की जरूरत है क्या कि हमें पता है? अरे पता इसलिए क्योंकि रूल था, समझ गए? तो रूल चाहिए, तो यहां पर लिखना कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में छोड़ो कैन बी accommodated in an orbital and both must have opposite spin। दोनों का क्या होना चाहिए? ऑपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये 2 प्रिंसिपल किसके थे? पाउलिस के। नेक्स्ट आते हैं किसके? नेक्स्ट आते हैं हम, एक आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखो। चलो बच्चों, तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को समझ लेते हैं। एज यू ऑल नो कि हमारे पास S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। ये S एक सबशेल है जिसके अंदर एक ऑर्बिटल है, P एक सबशेल है जिसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल है? 3। तो ये इंडिविजुअल क्या है? ऑर्बिटल। और एज अ होल क्या है?
समझ गए? अरे जैसे मैं कहूं कि ये दीप मार्केट है, तो दीप मार्केट में सारी दुकानें अलग अलग है ना। या मैं कहूं कोई ए ब्लॉक होता है, तो ए ब्लॉक में सारे घर ए ब्लॉक के हैं, लेकिन हर घर का सेम नंबर नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है ना। तो वही है कि ये पी सबशेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, डी सबशेल के अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल है, 1 2 3 और ये 4 5 है ना। तो सिर्फ एक ही सबशेल ऐसी है जिसमें एक सबशेल और एक ही ऑर्बिटल है। समझ गए? तो अगर मैं बात करूं, आपको भरना है 1s, किसकी बात करूं, आपको भरना है 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो 1s में एक सबशेल और एक ही ऑर्बिटल है, 2s में एक सबशेल और एक ही ऑर्बिटल है, 2p में एक सबशेल और 3 ऑर्बिटल है। तो जब आप कोई भी सबशेल भरते हो, तो जब तक उस सबशेल से बिलोंग करते हुए हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, या तुम्हारे घर में कभी ऐसा होगा कि पापा ने खाना पूरा भरपेट खा लिया, मम्मी को नहीं मिला, भाई ने खा लिया, बहन को नहीं मिला, ऐसा होगा? अगर खाना कम है ना, तो विचार तो यही कहते हैं कि चारों खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका पेट भर जाए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक घर के लिए वैलिड है। अब ऐसे तो कई लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे को कोई मतलब हो रहा है उस बात से? भूखे रहो, कौन सोच रहा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैं कह रहा हूं उनके बारे में सोच नहीं रहा ना कोई, इसलिए आदमी दान पुण्य करता है, भंडारे इसीलिए चलाए जाते हैं कि कोई भूखा ना सोए। हर आदमी सोच नहीं रहा उसके लिए, लेकिन एक संस्था सोच रही है, तो आप किसी के लिए कर नहीं सकते, तो आप पैसे दे दो, वो कर रहे हैं अपना काम। अभी समझ आई? तो यहां ध्यान देना, तो हर सबशेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल है, यहां तो एक सबशेल है और एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरा भी भैंस की पूछ तू ही ले ले, उसके बाद तेरे को एक मिला, दूसरा भी तू ही ले ले। लेकिन यहां पे एक मिलने के बाद दूसरा इस पे, क्योंकि इस सबशेल से बिलोंगिंग जब तक सबको सिंगली इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, तब तक पेयरिंग, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। यार जो ऑर्बिटल है जो बिलोंग कर रहे हैं सेम सबशेल से, उसमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो ये वाली बात हुन्स रूल की लग रही है कौन से ऑर्बिटल्स पे लग रही है, एस पी डी या एफ? पी डी और एफ। एस पे क्यों नहीं लग रही, समझ आ गई? समझ गए? समझ गए? तो शेयरिंग वाली उन्हीं को बात समझ आती है जिनके घर में एक से ज्यादा बच्चे हो, इसलिए जो इकलौते होते हैं ना भैंस की पूछ, उनको शेयरिंग का घंटा कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो अड़ियल भी होते हैं, उन्हें देना कुछ आता ही नहीं। तो एक ही है क्या? फिर अरे नहीं, उस पर दिक्कत आन पड़ेगी तो देगी, दिक्कत दिक्कत में नहीं देख सकती, पता नहीं कह रही है नहीं दे देगी, भूखा देख रही होगी ना कि 4 दिन से भूखा है, तो ये सबसे पहले 4 दिन से भूखा होगा तो भी नहीं देगी। आजा भाई आजा। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे भाई, तो कुल मिला के बात समझ आ गई। तो अब इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इंग्लिश में कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू, अच्छा इन दी ऑर्बिटल, अब ये बात बोलनी जरूरी है कि ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। अब अगर आपने सेम सबशेल बात काट दी तो आपने भाई साहब हुन्स रूल की ऐसी तैसी कर दी, समझ रहे हो? तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल will not take place, will not take place ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल, कब तक? अंटिल ईच ऑर्बिटल belonging to that subshell, to that subshell
हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज, क्या है, दैट इज, इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है भैया, इसे फटाफट लिख लो जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट ध्यान देते हैं। एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट लिखा एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, आज तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछ लेगा। तो यहां पर ध्यान देना, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम है और इसी ग्रुप में कौन होता है, लिथियम होता है, इसी ग्रुप में कौन होता है, सोडियम, इसी में कौन होता है, पोटेशियम। तो मैं कहता हूं 2s ऑर्बिटल तो सबके पास ही है ना, चाहे खाली हो चाहे भरे हो, 2s इस पे भी है, 2s इस पे भी है, 2s इस पे भी है, 2s इस पे भी है। तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन एटम का है ना, उसकी ग्रेटर एनर्जी है देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर लिथियम। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, उसके ऑर्बिटल की एनर्जी घट रही है। ये वाला जो फैक्ट है ये लिखा है एनसीईआरटी में, कोई इसका रीजन नहीं दे रखा, ठीक है, ये कभी भी पूछ सकता है, आज तक नहीं पूछा। तो ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर सोडियम एटम और कम, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर पोटेशियम। इसको याद कैसे रख सकते हो, एक कहावत याद रखना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। तो यू मान लेना साइज जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, तुम्हारे 2s की एनर्जी कम। अरे सुसरे बड़े हो तो बड़प्पन रखो ना, 2s की एनर्जी बढ़ाते जाओ। नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, समझ गए बात। तो ये वाली बात है कि याद रखना, फैक्ट याद रखना बस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको सबको आती है, कोऑर्डिनेशन में कराई थी, अगर कोऑर्डिनेशन में कराई थी तो मेरे को एक बार क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा दो फटाफट। क्रोमियम 24 होता है, इसे फटाफट वीडियो पॉज करो और करके दिखा दो एक बार। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, जितने बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती एक बार मैं याद करा देता हूँ। आपको ये करना है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्या बोल रहा हूँ, स्कूल स्कूल, हर चीज 2 बार बोलनी है। जैसे स्कूल बोला तो स्कूल 2 बार बोलोगे, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर लास्ट में क्या आ गया, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आपने हर चीज 2 बार बोली, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब जो पहला एस आया है उसे 1s बोलोगे, जो दूसरा एस आया है उसे 2s बोलोगे, ये 3s हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये 5s हो जाएगा, ये 6s हो जाएगा, ये 7s। अब पहला पी 1 से नहीं स्टार्ट होता, सेकंड से आता है। तो पहला पी 2p हो गया, 3p हो गया, फिर 4p हो गया, फिर 5p हो गया, फिर 6p हो गया, उसके बाद पहला डी 3d, 4d, 5d और पहला f 4f। इज दैट क्लियर। अब इस बात को तसल्ली से समझो, बहुत तसल्ली से समझना, बहुत ज्यादा तसल्ली से, कि आपको 24 इलेक्ट्रॉन भरने, भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 10 और 6 18, 4s2 और 3d4। और हमेशा याद रखना, अगर d के अंदर 4 है और d के अंदर 9 है, तो d के अंदर आते हैं टोटल 10 है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 होने के लिए 1 कम है ना। तो अगर s के अंदर 2 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा, s में 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा। तो ये केस आपका क्या हुआ, 3d4 4s2 हुआ ना, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिटा करके यहाँ पे ऐड ऑन कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 3d5 4s1 3d5। तो क्रोमियम 24 की कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। इज दैट क्लियर, ये वाला समझ आ गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों क्वेश्चन देखना, क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन टू एब्जॉर्ब फोटोन बट नॉट एमिट। कि ऐसा कौन सा इसमें एनर्जी लेवल है जो फोटोन को एमिट नहीं कर सकता लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर होगा वो गेन करके 2s 2p 3s 3p में तो जा सकता है, लेकिन 1s से नीचे तो कुछ होता ही नहीं। तो वो 1s से नीचे क्या एमिट करे, 1s से एमिट करके न्यूक्लियस में तो घुसेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1s आंसर हो गया। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे सामने। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन देखना है वाला आपका कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, इनमें से कौन सी ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। मतलब देखो 6 to 5 आ रहा है, एनर्जी निकली होगी, अरे निकली होगी तो एनर्जी का एक फोटोन निकला होगा, तो कह रहा है सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कहाँ निकला होगा, 6 से 5 में, 5 से 3 में, 6 से 1 में, या 5 से 4 में। देखो ये तो हमारे को डायरेक्टली समझ आ रहा है कि 5 से 3 में 2 एनर्जी का गैप है, 2 शेल का, यहाँ तो 5 शेल का गैप है, यहाँ 1 का है और यहाँ 1 का है, तो 2 में भी ज्यादा एनर्जी गैप आएगा, 5 में तो और ज्यादा एनर्जी गैप आएगा। एक एक वालों में कम हो सकता है लेकिन दोनों ही एक एक वाले हैं, तो कैसे निकालें, तो ये निकालेंगे हम, जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, इसका सॉल्यूशन देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। अरे बोलो, रिडबर्ग की वैल्यू हर केस में सेम होगी, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे बोल, तो z क्या हो गया, z इक्वल टू 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस आर एच, और यहाँ पे आ गया 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। समझ गए। तो अब यहाँ ध्यान दो, एक बार मैं 6 और 5 के लिए वैल्यू डाल देता हूं, तो माइनस आर एच, ये आ गया 1 बाय फाइनल 6 स्क्वायर, सॉरी फाइनल 5 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आर एच, ये हो गया 1 बाय 25 और माइनस 1 बाय 36। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, 5 और 4 के लिए। दूसरा किसके लिए सॉल्व करेंगे, 5 और 4 के लिए। तो यहां पर ध्यान देना, ये मेरा नीचे क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 25 और 36 मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 11, और नीचे हो गया 25 इंटू 36, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट डेल्टा ई क्या आ जाएगा, माइनस आर एच, अगर मैं बात कर रहा हूं 5 और 4 की, तो 5 और 4 का आ जाएगा 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, चेक करके देख लें वैल्यू, 36 माइनस, ओ सॉरी 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 बच्चों सॉरी, 36 माइनस 25, हाँ 11 टोटल आएगा, ठीक है। तो 11 बाय दिस नंबर हो गया, और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस आर एच, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, और ये आ गया 25 इंटू 16, ठीक है। तो कुल मिला के कौन सा नंबर बड़ा होगा, अब ये सॉल्व बस करना पड़ेगा। ये आ गया आपका क्या 9 बाय समथिंग, और ये नंबर क्या आ गया 11 बाय 900 आया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस आर एच 11 बाय 900, और ये वैल्यू क्या आ गई माइनस आर एच 9 बाय 400। तो अब चेक कर ले कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 11 बाय 900 या 9 बाय 400। देख 11 बाय 900 ज्यादा छोटी हो गई, यही बात समझ, 9 बाय 400 थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 और 11 में 2 का सिर्फ फर्क है, जबकि नीचे बहुत ज्यादा का फर्क है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई, ज्यादा वैल्यू हो गई 4 to 5 वाली, तो आंसर कौन सा कम हो गया, लीस्ट एनर्जेटिक में 6 to 5। इज दैट क्लियर। और इस बात को हम वैसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये आपके ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, तो 1 अपॉन करके क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे, और छोटे का गैप छोटा ही आएगा। ये नंबर वैसे कम है तो 1 अपॉन हो करके थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो गैप थोड़ा बड़ा आ जाएगा, समझ गए। तो आंसर क्या हो गया 6 to 5, फटाफट लिख लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ओ सॉरी प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कह रहा है इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ा दी, जितनी थी 9 गुना ज्यादा हो गई। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, वेलोसिटी बढ़ी है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये एक बार सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो। चलो बच्चों क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कितनी इंक्रीज कर दी, 9 टाइम्स। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी सपोज क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ के ई थी,
तो जो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई वो 9 टाइम्स ऑफ के ई हो गई, 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आया होगा भाई, 3 टाइम्स आया होगा यार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी में कितने टाइम्स इंक्रीज आया होगा कि स्क्वायर हो गया 9 हो गया, 3 टाइम्स। तो वेलोसिटी जो बढ़ी होगी वो जो v डैश नहीं आई होगी वो 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल v होगी। और अगर वेलोसिटी और जो मेरा वो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो h अपॉन में mv होता है, बोलो कल रिलेशन कराया था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। तो अगर वेलोसिटी आपकी 3 टाइम्स बढ़ गई मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगा 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ गए? ठीक है, डन कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, के एक ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो कितने फोटॉन्स 1 जूल एनर्जी कैरी करेंगे? नंबर ये दे रखा है, कैलकुलेट करने की कोशिश करो एक बार।